हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर अपने समय पर उपस्थित हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी मस्त टॉपिक है। डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके बारे में हम लोग जान रहे थे। जी हाँ, अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन को समझा है और साथ साथ डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का नेचर समझा है बच्चों। जी हाँ, मैंने प्रीवियस क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बताया था कि दो तरह का सॉल्यूशन होता है भाई, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन और दूसरा क्या बताया था, बताइए, जनरल सॉल्यूशन। जी हाँ, पार्टिकुलर सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, इस दोनों को पहचानने का एक ही तरीका है। अगर किसी सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन मतलब इक्वेशन ऑफ कर्व, सॉल्यूशन मतलब इक्वेशन ऑफ कर्व, जी हाँ, पार्टिकुलर हो या जनरल हो, जी हाँ, दोनों में कर्व का ही इक्वेशन होगा। इसलिए इक्वेशन ऑफ कर्व में अगर आर्बिट्री कांस्टेंट, जी हाँ, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं हो, एक भी नहीं हो, इसका मतलब है वह क्या है, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। और जिसमें एक से ज्यादा या एक भी, एक हो या एक से ज्यादा हो आर्बिट्री कांस्टेंट, इसका मतलब है कि वह क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, जनरल। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि अगर पार्टिकुलर सॉल्यूशन होना है तो आर्बिट्री कांस्टेंट 0 होगा, और अगर जनरल सॉल्यूशन होना है तो इसका मतलब है आर्बिट्री कांस्टेंट कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो जी हाँ, ये हम लोगों ने जाना था। बट आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को तैयार कैसे किया जा सकता है, तैयार कैसे किया जाता है भाई। जी हाँ, तैयार कैसे किया जाता है, इसका मतलब है आज का जो मकसद है हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का, डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करने का। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करने का। और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन किससे करेंगे भाई, किससे करेंगे, तो बच्चों इक्वेशन ऑफ कर्व से। किससे करना है, इक्वेशन ऑफ कर्व, मतलब जो उसका सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करने के लिए आज हम आपको सिखाएंगे, है ना। आज हम आपको सिखाएंगे एकदम बिल्कुल शॉर्ट टेक्निक के द्वारा हम आपको बताएंगे। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट किया जाए। ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ, जी हाँ, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ, अर्थात आज का मकसद है कि कैसे तैयार किया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन को। जी हाँ, याद होगा आपको, हमने प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था बच्चों, जी हाँ, जिसका जवाब आपने बहुत सारे बच्चों ने दिया। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछा था याद है, किसी भी पार्टिकुलर सॉल्यूशन में किसी भी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो कितना कितना आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा तो निश्चित तौर पर आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा ही नहीं, मतलब उसकी संख्या क्या होगी, तो 0 होगी। उसकी संख्या क्या होगी, तो 0 होगी। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 0 होगी। तो चलिए आज हम लोग सीखें कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार किया जाता है। जी हाँ, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास अगर इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कर्व है, इक्वेशन ऑफ कर्व है, समझना है, इक्वेशन ऑफ कर्व है, और उस इक्वेशन ऑफ कर्व से अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो क्या करना चाहिए। जी हाँ, याद होगा कैलकुलस में दो ही बात होती है, एक डिफरेंशिएट, दूसरा इंटीग्रेट। एक डिफरेंशिएट करना है, दूसरा इंटीग्रेट करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है डिफरेंशिएट अगर कर रहे हैं किसी भी चीज को तो इसका मतलब है हम उसको, है ना, छोटा बना रहे हैं, है ना, छोटा रूप दे रहे हैं। और अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मतलब होता है भाई, बड़ा रूप कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। जी हाँ, इसमें उल्टा बात हो रही है। पहले हम लोग है ना यही काम कर रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ कर्व से मतलब सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं, इक्वेशन ऑफ कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन में बड़ा फॉर्म होता है इक्वेशन ऑफ कर्व, और डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल लग गया, अवकलन लग गया तो छोटा फॉर्म हो गया। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको इक्वेशन ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो बस एक ही दिमाग में रखिए, डिफरेंशिएट करना है। क्या करना होगा,
डिफरेंशिएट करना होगा। जी हाँ, डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यह भी डिफरेंशिएशन कितना बार करना है यह भी जानना है आपको। जी हाँ, एक बार करना है, 2 बार करना है, 3 बार करना है, कितनी बार आपको डिफरेंशिएट करनी है वो आपको खुद सेलेक्ट करनी है ना। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जी हाँ, उसके लिए आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके इक्वेशन ऑफ कर्व में आर्बिट्री कांस्टेंट, जी हां, आर्बिट्री कांस्टेंट हो, आर्बिट्री कांस्टेंट जान रहे हो ना, जिसको कि हम लोग अल्फाबेट लेटर स्मॉल एबीसी से डिनोट करते हैं भाई, स्मॉल एबीसी से डिनोट करते हैं। इस पर डिपेंड करता है, किस पर? आर्बिट्री कांस्टेंट पर। बड़ा खास बात है, जहां इस पर डिपेंड करता है कि कितना बार आपको डिफरेंशिएट करना है और तब मिलेगा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन। तब क्या मिलेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि आपको यह पता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। किसमें? डिफरेंशियल इक्वेशन में। मैंने पहले ही कंडीशन बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके सॉल्यूशन के पास कांस्टेंट रहेगा, आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा, बट किसके पास नहीं रहेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कोई भी नो आर्बिट्री कांस्टेंट। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। अगर रहता है तो वह डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगा, याद रखिए। जी हां, पहला मेरा ट्रिक, आर्बिट्री कांस्टेंट अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास नहीं है तभी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वरना डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। एक शर्त में मैंने बताया था आपको। क्या तो प्रश्न है, आर्बिट्री कांस्टेंट कितना रहेगा? जी हां मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता देना चाहता हूं एक ही बात, इसी पर डिपेंड करता है डिफरेंशिएशन कितना बार आपको करना है ना। जी हां, अगर एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, तो आपको एक बार करनी चाहिए। क्या? कितनी बार? एक बार करनी चाहिए, क्योंकि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो एक बार तो करनी ही पड़ेगी। एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं हो, ए बी सी कोई नहीं हो, है ना, जहां तब आपको एक बार करनी है। कितनी बार? एक बार आपको करनी है मेरे प्यारे बच्चों, तब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होगा। क्या ठीक है? अच्छा, अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तब भी आपको एक बार डिफरेंशिएट करना होगा और तब आपको मिलने जा रहा है क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उसके इक्वेशन ऑफ कर्व में आर्बिट्री कांस्टेंट एक ठो रहेगा, बट उसके डिफरेंशियल इक्वेशन में एक भी नहीं रहना चाहिए, अर्थात वो हटाना होगा। समझ रहे? और इसी के लिए कहा जाता है कि भाई एक बार डिफरेंशिएट कम से कम कर दो, और डिफरेंशिएशन करने के बाद भी अगर रह जाता है तो उसको आपको खुद से हटाना होगा, है ना। जहां खुद से हटा के फेंक देना होगा, जहां वो मैं सिखाऊंगा कि कैसे हटाना चाहिए। जहां समझ गए? इसका मतलब है एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार डिफरेंशिएट करना है। एक आर्बिट्री कांस्टेंट होगा तो एक बार डिफरेंशिएट करना है, दोनों केस में एक ही बार। ठीक है? अगर दो आर्बिट्री कांस्टेंट आया, दो जहां 2 अगर आर्बिट्री कांस्टेंट आया तो आपको दो बार डिफरेंशिएट करना होगा, और 2 बार करेंगे तो ये सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जी हां, एक बार करते तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। अगर तीन आर्बिट्री कांस्टेंट है, 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है, समझिएगा 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो बताइए कितनी बार करनी चाहिए? 3 बार। कितनी बार? 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। जी हां, थर्ड ऑर्डर, जिसका ऑर्डर 3 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतना बार आपको डिफरेंशिएट करनी चाहिए। कितनी बार? जितना आर्बिट्री कांस्टेंट हो। 4 हो तो 4 बार करेंगे तो 4 ऑर्डर का बनेगा। 5 आर्बिट्री कांस्टेंट होगा तो 5। तो क्या समझा आपने? क्या समझा? एक आपका ऑब्जेक्टिव भी बन गया। तो जी हां मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रहता है, बट उसके जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट रह सकता है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट।
और अगर दो ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट रह सकता है, क्योंकि आप तो बना ही रहे हो, जी हाँ बना ही रहे हो डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर तीन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो इसका मतलब है तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, क्योंकि तीन बार आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एक ऐसा हम आपको टेक्निक बता दिए कि किसी भी जनरल इक्वेशन में, जनरल सॉल्यूशन में, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में उतना ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अगर देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए हम कहें कि मेरा dy बाई डी एक्स प्लस 5y बराबर 0 है, बताइए क्या ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है बंधु? एक ऑर्डर का। निश्चित इसके सॉल्यूशन में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो सकता है जनरल सॉल्यूशन में। कितना? एक, है ना, a प्लस एक्स एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना है ना, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना है, जैसे भी हो। अच्छा, अगर d2y बाई डी एक्स 2 प्लस dy बाई डी एक्स प्लस 7y बराबर 0, बताओ इसमें कितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई? दो। इसका मतलब इसके जनरल सॉल्यूशन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, ax प्लस b। देखिए दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गया, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गया। जी हाँ, अगर थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका मतलब है कि तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना चाहिए। कितना? उसके जनरल सॉल्यूशन में। बट पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट 0 रहेगा, कोई भी पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जी हाँ, इसलिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव रूप में ये पूछ ले कि फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके जनरल सॉल्यूशन में कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, तो 4 होगा, क्योंकि 4 बार डिफरेंशिएट करके वो फोर्थ ऑर्डर बना होगा। समझ रहे मेरी बात? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इससे ये भी नॉलेज हो जाता है, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल होगा उतना ही हम लोगों के पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलेगा। समझ रहे हैं? कोई परेशानी? आ गई क्लियर कंसेप्ट? अब हम लोगों को क्या करना होगा? तो डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना होगा, बनाना होगा। जहां इसलिए बच्चों जल्दी से इसको नोट करें और तब फिर हम आपको बनाने के लिए सिखाते हैं। हाँ, तो बच्चों हम लोग जो है समझ रहे थे कि कैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, जी हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। अब चलिए तैयार करते हैं हम लोग। हमारे सामने इक्वेशन ऑफ कर्व होगा और उस कर्व के द्वारा हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इक्वेशन ऑफ कर्व, चलिए इक्वेशन ऑफ कर्व लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व y बराबर f ax प्लस b, ये मान लीजिए आपके पास इक्वेशन ऑफ कर्व है और इस कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन को तैयार करने के लिए इक्वेशन ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करना होगा, लेकिन कितना बार डिफरेंशिएट करना होगा? तो क्या बताए थे? अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट 0 हो तो एक बार, आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 हो तो एक बार, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 हो तो 2 बार। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इमेजिन किया है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसके पास 2 है। कितना है बच्चों? 2 है। अब इसका मतलब कंफर्म हो गए कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। कितने बार? 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलिए फर्स्ट टाइम करें डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, dy बाई dx, और ये f डैश ax प्लस b मल्टीप्लाई a, ठीक है, ये आपका तैयार हो गया। एक बार डिफरेंशिएट आपने कर लिया। अब जानिए dy बाई dx भी लिख सकते हैं भाई, y1 भी लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं। जी हाँ, dy बाई dx को ही y1 कहा जाता है, y डैश सिंबल दिया जाता है ना। तो आपने एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर आपको दोबारा करना है। चलिए दोबारा करते हैं। जी हाँ, डी विथ रिस्पेक्ट टू किससे? x से। अब देखिए d2y बाई dx2, जी हाँ a f डबल डैश ax प्लस b, फिर कांस्टेंट से आपको मल्टीप्लाई करना है, ये देखिए, है ना।
तो इसका मतलब है कि आपका ये जो है हो गया ए स्क्वायर एफ डबल डैश ए एक्स प्लस बी। सही है। अब बताइए इसको किस सिंबल से देंगे, y2 कह सकते हैं, y डबल डैश कह सकते हैं। तो चलिए आपका काम ये भी हो गया, अर्थात आपने दूसरे बार भी डिफरेंशिएट कर लिया। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपका काम डन हो गया, क्योंकि आपके पास दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, इसलिए आपने दो बार डिफरेंशिएट कर लिया। ठीक है। बट एक बात देखिए, गौर कीजिएगा, ये जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया, क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट हट गया? नहीं हटा है, तो आपको हटाना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों इसका मतलब है इलिमिनेट ए एंड बी। जी हाँ, यही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। फ्रॉम किससे? फर्स्ट से। फर्स्ट इक्वेशन का यूज कीजिए, सेकंड इक्वेशन का यूज कीजिए, थर्ड इक्वेशन का यूज कीजिए। जी हाँ, जैसे भी हो आपको। जी हाँ, जैसे इससे ए निकाले, इससे बी निकाले और दोनों मान इसमें रख दिए, और जो रिजल्ट आएगा, जी हाँ, एलिमिनेट होने के बाद ए एंड बी हट जाना चाहिए। जो रिजल्ट होगा, जो एक्सप्रेशन होगा वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। बिल्कुल आसान हो चुका है बच्चों, बिल्कुल आसान है, वही डिफरेंशियल इक्वेशन है। अर्थात कहने का सेंस है कि जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट किसी भी इक्वेशन ऑफ कर्व में हो, उतना बार आप डिफरेंशिएट करो, और फिर जो है जो आपके पास इक्वेशन है उस तीनों इक्वेशन से आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटा देना है। हटा के जो एक्सप्रेशन तैयार हो वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही इसका सिस्टम है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह समझेंगे, है ना। तो चलिए इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल लें किससे। जी हाँ, अब आइए हम लोग क्वेश्चन के रूप में बनाएं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कर्व, y इक्वल टू mx, जी हाँ, y इक्वल टू mx, ये आपका इक्वेशन ऑफ कर्व है, और इस कर्व से आपको क्या करना है भाई? डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व है, क्या है? y बराबर mx, है ना। इसमें देखो तो भाई, यह तो पहचानते हो भाई, यह कौन सा है? यह स्ट्रेट लाइन है जो ऑरिजिन से पास करता है। जो किससे पास करता है? ऑरिजिन से। जी हाँ, ऑरिजिन से पास करने वाले फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है। क्यों? क्योंकि ये m जो देख रहे हो, ये क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्या है भाई? आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना। और यह कांस्टेंट के ही तहत हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करेंगे। अब देखिए कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? ओनली वन, एक। इसका मतलब है इस इक्वेशन को आपको एक बार डिफरेंशिएट करना चाहिए। चलिए डीसी करते हैं। dy बाई डी एक्स, एम एक्स का डीसी 1, मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया आपका m। अर्थात आपने एक बार रूल के अनुसार डिफरेंशिएट कर दिया, जी हाँ, ये हो गया। बट ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डिफरेंस इस फॉर्म में, जरा गौर कीजिएगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद है। तो मैंने क्या बोला था? एलिमिनेट करना है। तो चलिए एलिमिनेट करते हैं, हटाते हैं। बताइए m का मान फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के इसमें रख दो। m बराबर क्या हो जाएगा भाई? y बाई एक्स। कहाँ से निकाला आपने? फ्रॉम फर्स्ट से। जी हाँ, y बराबर mx है, मेरे प्यारे बच्चों। तो y बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। m का मान रख दिया। अब चलिए
अब बोलिए x यहाँ आएगा तो x dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। अब हट गया। अब बताइए x dy बाई डी एक्स, वाई को इधर ले आइए, माइनस वाई इक्वल टू 0। ये देखिए ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गया। जी हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गया। पहला काम है डिफरेंशिएट कर देना, दूसरा काम है आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटा देना और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाएगा, है ना। तो चलिए समझ गए होंगे, जल्दी से नोट करें। आइए, क्लियर है बच्चों। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान ट्रिक है, बिल्कुल आसान। डिफरेंशिएट कीजिए और आपका, है ना, एलिमिनेट कीजिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाएगा। चलिए एक इक्वेशन फिर तैयार लेते हैं, y बराबर a साइन x प्लस बी। जी हाँ, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन ले रहे हैं। y बराबर a साइन x प्लस बी, ये आपका इक्वेशन ऑफ कर्व है, ये आपका इक्वेशन ऑफ कर्व है और इसका आपको डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करनी है। बताइए, सबसे पहले जानना है कि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन है भाई, a एंड b। ये जो a एंड b है ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है आपका। जी हाँ, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब आप बताओ कितने बार इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए, बताओ जल्दी से। 2 बार, क्योंकि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो चलिए इसको डीसी करें विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। ए साइन का डीसी क्या होगा, cos x प्लस बी। देखिए एक बार आपने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। फिर डीसी करो विथ रिस्पेक्ट टू x, d2y बाई डी एक्स 2। जी हाँ, डबल डीसी हुआ। ए cos का डीसी क्या होता है, माइनस साइन x प्लस बी। जी हाँ, इसका मतलब है आपका जो है ये हो गया माइनस a साइन x प्लस बी। आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया बच्चों, क्योंकि आपने 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया। 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया। बट यहां आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटा नहीं, अगर हट जाता तो यही हमारा एक्सप्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होता। अब आपको एलिमिनेट करना है, सोचिए तो कैसे करना होगा। यहां आपको a हटाना है, b हटाना है। कैसे हटाओगे भाई, कैसे हटाओगे? तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, a साइन x प्लस बी डायरेक्ट हट जाएगा। a साइन x प्लस बी, a साइन x प्लस बी पूरे हटाना होगा। इसके जगह पे क्या लाना होगा, y। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, d2y बाई डी एक्स 2 इक्वल टू माइनस ये पूरा टर्म देख रहे हो भाई, इस पूरे टर्म के जगह पे y रख दो। कहां से भाई, फ्रॉम फर्स्ट से। जी हाँ, अब y इधर लाओ, d2y बाई डी एक्स 2 प्लस y इक्वल टू 0। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ, इसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, अर्थात इस ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन साइन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुआ, d2y बाई डी एक्स 2 प्लस y इक्वल टू 0। जी हाँ, अर्थात डिफरेंशियल इक्वेशन जो तैयार होना चाहिए उसमें एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, है ना। तो समझ गए होंगे, जल्दी से नोट करें। आइए अब आते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ कर्व, मतलब पाराबोला। जी हाँ, पाराबोला, एक पाराबोला का हम लोग इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करते हैं। पाराबोला का फैमिली ऑफ पाराबोला क्या होता है, y² बराबर 4x
वाई स्क्वायर बराबर 4x। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, है ना, कॉर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये पाराबोला है भाई, है ना, पाराबोला है ना, जो कि ओरिजिन से पास करेगा और माउथ किधर रहेगा, एक्स एक्सिस के तरफ। माउथ किधर रहेगा, देखिए बंदो, माउथ किधर होगा, वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स, है ना। अगर ये पॉजिटिव हो ए तो इसका फोकस एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव के तरफ, और नहीं तो इधर भी हो सकता है भाई, है ना। अगर मान लो कंफर्म नहीं है तो एक्स एक्सिस के तरफ इधर भी हो सकता है ना। जी हाँ, ये देखिए बहुत सारा पाराबोला, फैमिली ऑफ पाराबोला, ये देखिए, है ना। अगर ये बता दें कि ए पॉजिटिव है तो राइट साइड और ए निगेटिव है तो लेफ्ट साइड, है ना। ये देखिए फैमिली ऑफ पाराबोला हुआ, है ना। इस पाराबोला का डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है, चलिए करते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व हमारे पास क्या है भाई, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, सही है। अब बताओ, इसमें बताओ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन है, तो जी हाँ बच्चों, ए हुआ, 4 नहीं हुआ, 4 कांस्टेंट हुआ, और ए हुआ आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसका मतलब है कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है बंधु, जल्दी से बताओ कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो 1 है। तो कितना बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 1 बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलिए 1 बार करते हैं डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई स्क्वायर का डीसी क्या होगा, 2y dy बाई डी एक्स, है ना। उसके बाद आपका 4a और x का डीसी 1 हो जाएगा, मतलब 2y dy बाई डी एक्स बराबर कितना, 4a, dy बाई डी एक्स बराबर हो गया 4a बाई 2y, 2 दूनी 4, ठीक है। अब बताइए, है ना, ये हो गया आपका, गौर कीजिएगा। अच्छा यहाँ क्यों कटाते हो भाई, यहाँ क्यों कटाते हो, यहीं से हटा दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, है ना, क्योंकि एक बार तो आपका काम हो चुका है। चलिए ये देखिए, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो चुका है ना, अर्थात 1 बार डिफरेंशिएट हो चुका है। अब आपको ए हटाना है, तो चलिए 4a ही हटा दे, है कि नहीं, 4a ही हटा दे। चलिए 4a ही हटा देते हैं हम लोग, जहाँ कांस्टेंट हट जाना चाहिए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हट जाना चाहिए, तो चलिए हटा देते हैं। कैसे हटेगा, 2y dy बाई डी एक्स बराबर, बताइए 4a का मान क्या होगा, बताइए वाई स्क्वायर बाई एक्स, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से 4a का मान क्या होगा, 4 भी हटा दिया हमने, है ना, 4 भी हटा दिया। आप देखिए एक y कैंसिल, बताइए ये क्या हो जाएगा, x इधर आएगा तो 2x dy बाई डी एक्स इक्वल टू y, इसका मतलब 2x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ये देखिए ये आपका तैयार हो गया। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 2x dy बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 0, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हट चुका है। यही आपका क्या हुआ बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, फैमिली ऑफ पाराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4x का क्या इक्वेशन हुआ, तो 2x dy बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 0, है ना, समझ गए। बिल्कुल किसी का भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं, है ना। चलिए समझ गए होंगे, नोट कर लें। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पाराबोला का हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया है। पाराबोला का डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया है। अब आइए हम लोग इलिप्स का इक्वेशन बनाए भाई, इलिप्स का। चलिए इलिप्स का इक्वेशन बनाए, इलिप्स। अब हम लोग इलिप्स का इक्वेशन बनाए। इलिप्स जानते ही हैं, इलिप्स का इक्वेशन बनाना है भाई। इलिप्स का इक्वेशन, जी हाँ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर कितना, 1। ये इलिप्स है भाई, है ना। और आपको पता है इलिप्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो एक्स एक्सिस को अगर मेजर एक्सिस मानते हैं
एक्स एक्सिस को अगर मेजर एक्सिस मानते हैं और वाई एक्सिस को माइनर एक्सिस मानते हैं और सेंटर आप ओरिजिन लेते हो, तो मेजर एक्सिस मानने का मतलब है ज्यादा चौड़ाई इलिप्स का होना चाहिए एक्स एक्सिस पर। और यदि आप मेजर एक्सिस वाई एक्सिस मानते हो तो चौड़ाई है ना वाई एक्सिस पर होना चाहिए, बट इक्वेशन सेम रहता है ना। और अभी हमने एक्स एक्सिस पर मेजर एक्सिस माना, तो मतलब फोकी जो होगा वह कहाँ होगा, वह होगा आपका किस पर, वह होगा आपका भाई एक्स एक्सिस पर। कहाँ फोकस होगा, एक्स एक्सिस पर। ये आपका फोकस है, जो कि बच्चों अभी आपको तत्काल ये फोकस AE0 और ये क्या हुआ माइनस AE0 है ना। ये लंबाई A होता है, ये लंबाई A होता है और ये लंबाई B होता है ना। जहाँ ये आपका इलिप्स है और इस इलिप्स का क्या निकालना है भाई, आपको निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो चलिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। अब तुम बताओ इस इक्वेशन ऑफ कर्व को देखकर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो बच्चों एक मेजर एक्सिस से आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहा है और एक माइनर एक्सिस से आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहा है ना। जी हाँ, अब ये बताओ इसको दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलिए दो बार करते हैं, दो बार करते हैं डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सही है। यहाँ 2x बाय ए स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर का 2y बाय बी स्क्वायर dy बाय dx। 1 का डीसी कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 2y बाय बी स्क्वायर dy बाय dx बराबर माइनस 2x बाय ए स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए क्योंकि आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी हटाना है। तो 2x आप यहां ले आओ, 2y बाय 2x dy बाय dx इक्वल टू बी स्क्वायर यहां ले आइए, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये 2 आपका कैंसिल, y बाय एक्स dy बाय dx बराबर कितना हो गया माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये आपने एक बार डिफरेंशिएट कर लिया, कितना बार, एक बार। अभी भी हमारा एक बार बाकी है बच्चों, एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलिए फिर से करते हैं डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, याद देखिए ये आपका y बाय एक्स एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन आपका dy बाय dx है, दोनों प्रोडक्ट में है। तो बताइए y बाय एक्स रखिए और दूसरे को डीसी कीजिए, d2y बाय dx2 है ना। dy बाय dx का डीसी करेंगे दोबारा तो d2y बाय dx2 और फिर dy बाय dx रखे है ना। y बाय एक्स का डीसी, y बाय एक्स का डीसी बताइए, y बाय एक्स का u बाय v फॉर्म में करेंगे, y बाय एक्स का किसे करेंगे u बाय v फॉर्म में। नीचे वाले को रखना है, ऊपर वाले का डीसी करना है, माइनस माइनस। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। ऊपर वाले को रखना है, नीचे वाले का डीसी करना है बाय भी स्क्वायर बराबर बराबर। आप बताइए बी स्क्वायर बाय ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0। जी हाँ, इसी मकसद से हमने क्या किया था, सब वेरिएबल को लेफ्ट ले आया और राइट में कांस्टेंट को ले गया, क्योंकि मुझे दोबारा करना था डिफरेंशिएशन जिससे कि मेरा बर्बाद हो जाए कौन, कांस्टेंट। और जब बर्बाद हो जाएगा तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट तैयार हो जाएगा है ना। तो चलिए तैयार हो गया। अब एलसीएम ले लीजिए एक्स स्क्वायर, ये एलसीएम एक्स स्क्वायर, यहाँ एक एक्स है तो एक एक्स आ जाएगा, तो एक्स वाई d2y बाई dx2। मेरे यार एलसीएम लेते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर होगा, एक एक्स है यहाँ तो एक एक्स आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब चलिए यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही, यहाँ तो सिर्फ dy बाई dx अंदर जाएगा भाई, एक्स dy बाई dx पर स्क्वायर माइनस y dy बाई dx इक्वल टू कितना भाई 0। अब एक्स स्क्वायर को भेज दो तो क्या रह गया, एक्स वाई d2y बाई dx2 प्लस एक्स dy बाई dx पर होल स्क्वायर माइनस y dy बाई dx इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको दोबारा डिफरेंशिएट जो किए आपने उसी से तैयार हो गया। आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या हो गया बच्चों, समाप्त हो गया, बर्बाद हो गया है ना। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल किसी भी इक्वेशन का, आपको हमने स्ट्रेट लाइन का बताया, आपको पैराबोला का बताया, आपको
इलिप्स का बताया। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, किसी का भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। तो समझ गए, जल्दी से नोट करें। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, समझ गए कि कैसे हम किसी भी इक्वेशन ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। तो चलिए, है ना, अब अपने से भी प्रैक्टिस करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।